हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 008 भारत में राज्यों की राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इस पेपर के भाग फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे 5 क्वेश्चन आते हैं, और इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो पार्ट 2 आएगा उसमें हम भाग सेकंड को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप दोनों ही वीडियो के भाग फर्स्ट और सेकंड को ज़रूर देखिएगा। आपका ये एग्ज़ाम 2 घंटे का आता है। अधिकतम मार्क्स जो है 50 नंबर के। दोनों ही भाग में आपको 2-2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। बचा हुआ एक क्वेश्चन आपको इसे भी भाग में से कर सकते हैं, यानी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। पहले भाग में आपके 5 क्वेश्चन हैं। चलिए इस 5 क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद युग में भारत में राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो भारत जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य की राजनीति की विशेषता बतानी है। जो भारत आज़ाद होने के बाद जो भारत में जो गवर्नमेंट बनी है, उनकी राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य की राजनीति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के साथ साथ नई दिशा ली, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया, जिससे भारत ने अपना एक मार्ग निश्चित करा। राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिससे बहुदलीय व्यवस्था को बल मिला। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, परंतु आज़ादी से लेकर 1989 तक भारतीय राजनीति में केवल एक दल का ही प्रभुत्व रहा, वो था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि भारी बहुमत में वही जीत रही थी। इसके अलावा अन्य दल तो थे, लेकिन वो इन्हें बिल्कुल भी चुनाव में हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पीछे आज़ादी की बात और गांधी परिवार का नाम जुड़ना था। भारतीय राज्य की राजनीति अपनी एक दिशा में चली। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ। राज्य बने भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक विविधता के आधार पर। भारत में पहला भाषाई आधार पर बना जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, जो कि 1950 में बना। राज्यों ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर नीतियां बनाई। भारत ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर, दूसरी अर्थव्यवस्था पर, इस तरह से अपनी योजनाओं को लागू करा। और भारत की राज्य की राजनीति में जो सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि जैसे मुद्दों पर अनेकों योजनाएं तैयार हुई और वो लागू भी हुई। केंद्र राज्य संबंधों में समय समय पर तनाव भी उभरे। क्षेत्रीय आकांक्षा और पहचान की राजनीति ने भी राज्य स्तर की राजनीति को प्रभावित किया। इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में खूब बदलाव आया। चलिए राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत में राज्यों की राजनीति की विशेषता। पहला भारत जब आजाद हुआ तो भारत की राज्य राजनीति की पहली विशेषता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। भारत के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया और राज्य में चुनी हुई सरकारों का गठन हुआ। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार चुनी गई वो जनता के द्वारा चुनी गई, चुनाव के माध्यम से। दूसरी विशेषता है बहुदलीय प्रणाली का विकास। भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद बहुदलीय प्रणाली का विकास होने लगा। भारत के अंदर राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ने लगा। राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई। केंद्र व राज्यों के संबंधों में बदलाव। स्वतंत्रता के बाद भारत की राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषता केंद्र व राज्य के संबंधों में बदलाव भी है। संघीय ढांचे में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसमें 2 प्रकार के सरकार, केंद्र और राज्य सरकार स्थापित की गई, और दोनों में संविधान के अनुसार शक्तियों का विभाजन भी किया गया। परंतु समय समय पर केंद्र व राज्य के बीच तनाव और समन्वय दोनों देखने को मिले। किसी किसी विषय पर दोनों में तनाव हुआ और कुछ विषयों पर इनमें समन्वय देखने को मिला। चौथी विशेषता है सामाजिक न्याय की राजनीति। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय राज्य राजनीति में सामाजिक न्याय की राजनीति देखने को मिली। आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए वंचित वर्गों को सशक्त किया गया और इन पिछड़े वर्गों को
आरक्षण देकर उनको नौकरी यानी रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया। पांचवा है आंदोलनों का प्रभाव। भारत की स्वतंत्रता के भारत में अनेकों आंदोलन देखने को मिले, जैसे तेलंगाना गोरखा जैसे आंदोलन राजनीति को प्रभावित करते रहे। छठा है क्षेत्रीय पहचान की राजनीति। कई राज्यों में स्थानीय संस्कृति और पहचान की राजनीति उभरने लगी और सभी राज्य अपनी स्थानीय संस्कृति की पहचान के लिए केंद्र पर दबाव डालने लगे। इस तरह से क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का बोलबाला हुआ। 7 है विकास पर केंद्रित राजनीति। स्वतंत्रता बाद के युग में राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषता है विकास पर केंद्रित राजनीति। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे पर राज्यों ने जोर दिया और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए और विभिन्न योजनाओं को केंद्र व राज्य स्तर पर लागू किया गया। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति में धार्मिक विविधता की प्रकृति की विवेचना कीजिए। राष्ट्रवादियों की मुख्य प्रतिक्रिया क्या थी? भारत में जो राजनीति में जो धार्मिक विविधता है, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ये तो आपको पता ही, जैसे कि सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बहुत सारे बौद्धिस्ट, ये भारत जो है धार्मिक रूप से विविधता वाला देश रहा है। और भारत के राष्ट्रवादियों की मुख्य प्रतिक्रिया इस पर क्या रही है, इसके पर बात करेंगे। भारतीय राजनीति में धार्मिक विविधता बहुधार्मिक समाज की वास्तविकता को दर्शाती है, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, इसलिए भारत जो है बहुधार्मिक समाज स्थापित होता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि समुदाय से अस्तित्व में रहते हैं, दोनों भाईचारे के हिसाब से। और इन समुदायों में बिल्कुल भी घृणा देखने को नहीं मिली है भारतीय राजनीति में। यहाँ यह विविधता कभी कभी सांप्रदायिक तनाव का कारण बनती है और राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ अन्य धर्मनिरपेक्षता और समानता की वकालत करते हैं। वे धार्मिक तुष्टीकरण की आलोचना करते हुए एक रूप भारतीय पहचान पर बल देते हैं। इस तरह से भारतीय राजनीति जो में धार्मिक विविधता की प्रकृति थी। अब बात करते हैं भारतीय राजनीति में धार्मिक विविधता की प्रकृति यानी विशेषता क्या थी। पहला है बहुधार्मिक समाज। भारत के अंदर बहुधार्मिक समाज पाया जाता है। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्मों के देश यानी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं हमारे देश में। दूसरी है सांप्रदायिकता की चुनौती। भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। ये स्वाभाविक है कि इनके हित टकरा सकते हैं। धर्म के आधार पर मतभेद दंगे व ध्रुवीकरण की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसलिए वहाँ पर लोकतंत्र प्रभावित होता है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष संविधान। भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चौथा है धार्मिक पहचान की राजनीति। कई राजनीतिक दल धार्मिक भावनाओं को भुनाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो धार्मिक पहचान के धार्मिक रूप से आधारित राजनीतिक दल है, वो अपने अपने धर्म का प्रयोग करके भारतीय राजनीति में वोट प्राप्त करने के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। पांचवा है धार्मिक अल्पसंख्यकों की भूमिका। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, शिक्षा और प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण धार्मिक विविधता की प्रकृति है। अब बात करते हैं राष्ट्रवादियों की मुख्य प्रतिक्रिया क्या थी। अभी तक हमने बात करी भारतीय धार्मिक विविधता की प्रकृति। अब राष्ट्रवादियों की मुख्य प्रतिक्रिया या उनकी विचारधारा क्या है। पहला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन। ये राष्ट्रवादी लोग अपनी अपनी संस्कृति यानी अपने देश की संस्कृति राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। कुछ राष्ट्रवादी भारत को हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र मानते हैं और कुछ मुस्लिम संस्कृति का राष्ट्र मानते हैं, यानी यहाँ राष्ट्रवादियों की भी विचार बढ़ गए हैं। सेकेंड है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की वकालत। कई राष्ट्रवादी नेता सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, इनके लिए सभी धर्म समान होते हैं। तीसरा है विवेकपूर्ण अस्तित्व की वकालत। जी, धार्मिक विविधता को भारत की ताकत मानते हुए सहिष्णुता पर जोर दिया और वो विवेकपूर्ण से अस्तित्व की वकालत करते हैं। चौथा है वोट बैंक की राजनीति की आलोचना। कुछ राष्ट्रवादी विचारक धर्म आधारित तुष्टीकरण की निंदा करते हैं और ऐसे दल जो धर्म के आड़ में धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं उसका ये विरोध करते हैं। पांचवा एक रूप भारतीय पहचान की मांग। कुछ राष्ट्रवादी विविधता से ऊपर उठकर एक समान भारतीयता को प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग जो लोग हैं उससे ज़्यादा बढ़कर हमारी भारतीयता है। हम सब भारत के लोग हैं, इसलिए सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग एक समान हैं। ये राष्ट्रवादी भारतीयता को प्राथमिकता देते हैं। इस तरह से ये हमने धार्मिक विविधता और राष्ट्रवाद की जो प्रतिक्रिया बात करी। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्य संबंधों और तनाव क्षेत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे है और उनमें तनाव कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया और संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर भारत के अंदर दो प्रकार की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पाई गई है। भारतीय संविधान ने सूचियों के माध्यम से भारत में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है, जिसके अंदर केंद्र को ज़्यादा शक्ति और राज्य को कम शक्तियां प्रदान की है, जिसके कारण केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव समय समय पर देखने को मिला है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच तनाव का कारण शक्तियों का असंतुलन, क्योंकि केंद्र और राज्य में शक्तियां जो है बराबर नहीं बटी है, वित्तीय निर्भरता जो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर वित्तीय निर्भर रहती है, क्षेत्रीय असंतोष और राजनीतिक मतभेद हैं। संविधान में संघीय व्यवस्था है पर व्यवहार में केंद्र का प्रभाव अधिक रहता है। अगर भारतीय संविधान के आधार पर देखें कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो संघात्मक, जबकि उसकी आत्मा एकात्मक, क्योंकि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के प्रति निर्भर रहती है और दोनों में शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे राज्यों को अपनी स्वायत्ता को लेकर चिंता होती रहती है और राज्य सदैव केंद्र पर ही निर्भर रहते हैं। केंद्र व राज्य के विधायी क्षेत्र में तनाव, दोनों के जो विधायी क्षेत्र है, कानून के क्षेत्र में केंद्र व राज्य के में जो संबंध है वो तनाव है, वो क्या है देखते हैं। आपातकाल की घोषणा होने पर यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करे तो केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वास्तव में केंद्र सूची पर, संघ सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जब अगर आपातकाल किसी राज्य में आपातकाल लग जाता है तो उस राज्य सूची के जो विषय पर जो राज्य सरकार कानून बनाती है उसका अधिकार छीन कर केंद्र सरकार पर चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर केंद्र सरकार बहुत पावरफुल हो जाती है और जिससे केंद्र व राज्य के संबंध प्रभावित होते हैं और दोनों के संबंध स्पष्ट दिखते हैं। केंद्र व राज्य के बीच में तनाव तेजी से बढ़ जाता है। सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय समझौता। केंद्र सूची और संघ सूची और राज्य सूची पर दोनों में शक्तियों का इस विभाजन किया गया है, परंतु अनुच्छेद 253 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसलिए केंद्र सरकार राज्य के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। अब बात करते हैं, तीसरा है अविशिष्ट विषय केंद्र के पास। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि कोई नया विषय निकल आता है, कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा काम जो कि ना तो संघ सूची में दिया गया है, ना राज्य सूची में या समवर्ती में, तो ऐसे विषय को हम अविशिष्ट विषय कहते हैं। और ऐसे अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को दिया गया है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस आधार पर केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो तनावपूर्ण हुए हैं और इन दोनों के आधार पर कह सकते हैं कि केंद्र राज्य से ज्यादा शक्तिशाली है। तो हमने ये विधायी क्षेत्र में संबंध पढ़े। अब बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में तनाव, यानी संबंध क्या है केंद्र और राज्य के। आयकर का बड़ा भाग राज्य को, आयकर केवल केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य सरकार या राज्य सेवा में है तो वहां से उसे आय प्राप्त होती है, परंतु वो उस आय का टैक्स राज्य सरकार को न देकर वो केंद्र सरकार को देता है। यानी हर राज्य से राज्य में काम करने वाले नागरिक जितना कमाते हैं उस आधार पर अगर वो टैक्स की श्रेणी में आते हैं तो उसका टैक्स राज्य सरकार को न देकर केंद्र सरकार को देना पड़ता है। परंतु आय का एक निश्चित बात राज्यों में बांट देती है। बाद में जब वो पूरे देश से जब आय मिलता है, आयकर का मतलब इनकम टैक्स प्राप्त होता है, उससे कुछ भाग राज्यों को दे देती है। आयकर का वितरण वित्त आयोग की सिफारिश से किया जाता है, जिसके कारण आयकर को लेकर केंद्र व राज्य के संबंध जो है वो तनावपूर्ण हुए हैं। यहाँ पर भी राज्य सरकार से ज्यादा पावरफुल केंद्र सरकार है। सेकेंड है पटसन, यानी जूट निर्यात कर। पटसन के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय को केंद्र सरकार उन राज्यों में बांट देती है जहां पटसन का उत्पादन होता है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम आदि। तो इस तरह से पटसन तो होता है किसी राज्य में, राज्य सरकार उनको खाद प्रोवाइड और फसल बीमा सब कुछ राज्य करती है, लेकिन उसका जो पटसन जो फसल होती है उसका जो टैक्स होता है निर्यात कर वो केंद्र सरकार वहन करती है, जिससे केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो तनावपूर्ण हुए। तीसरा है आर्थिक अनुदान। केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार को आर्थिक अनुदान प्रदान करती है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति निर्भर रहती है। इस आर्थिक अनुदान के आधार पर केंद्र व राज्य के संबंध जो है वो तनावपूर्ण हुए। यहाँ पर राज्य से ज्यादा पावरफुल केंद्र सरकार है। अब बात करते हैं केंद्र व राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में तनाव, यानी केंद्र व राज्य के जो प्रशासनिक तनाव है उसके बारे में। पहला, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त। वास्तव में राज्यपाल जो होता है राज्य का मुखिया होता है, इसलिए राज्य के मुखिया होने के नाते से ये राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य का मुखिया होने से इसकी नियुक्ति राज्य द्वारा होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर राज्य सरकार ना करके केंद्र सरकार करती है, इसलिए राज्यपाल केंद्र सरकार का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री ऐसे ही व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त करता है जो
सिफारिश करता है जो उसका विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, तथा राज्यपाल केंद्र की इच्छा के अनुसार कार्य करता है और राज्य की सारी गतिविधियों की जानकारी केंद्र सरकार को राज्यपाल देता है। इसलिए राज्य के बनाए गए कानूनों पर भी हस्ताक्षर राज्यपाल द्वारा होता है, लेकिन राज्यपाल केंद्र सरकार के सलाह पर ही कानूनों को मंजूरी देता है, जिससे केंद्र व राज्य के संबंध जो है तनावपूर्ण हुए। दूसरा है, केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वे राज्यों की अपनी प्रशासनिक शक्तियों का विशेष रूप से प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है, जिससे दोनों के संबंध तनावपूर्ण हुए। इसका जल विवाद, एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले जो विवाद है वो राज्य सरकार को छोड़कर केंद्र सरकार को दिए गए। केंद्र सरकार ऐसे कानूनों का भी निर्माण करती है जो जल विवाद से संबंधित है। किसको कितना जल देना है, किस राज्य को कितनी नदियों का जल देना है, ये सब डिसाइड केंद्र सरकार करती है, जिससे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली बनती है, जिससे दोनों के संबंधों में प्रशासनिक क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होता है। इस तरह से केंद्र व राज्य के हमने संबंध और तनाव के बारे में बात करी। तो भारत में जो संघीय ढांचा है वो संघात्मक है, जबकि उसकी आत्मा एकात्मक है, क्योंकि भारत के अंदर राज्य से ज़्यादा पावरफुल केंद्र सरकार है, क्योंकि सारी समस्त बड़ी बड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार ने अपने पास रख रखी हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। राज्यों के पुनर्गठन की रूपरेखा कीजिए, तैयार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पुनर्गठन की परिणामी समस्या क्या है, परिणाम माणी जो राज्य पुनर्गठन की रूपरेखा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। भारत में राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखकर किया गया। भारत में पेराई भाषाई आधार पर जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। इसके बाद राज्यों भारत के अंदर विभिन्न राज्यों से भी अलग से राज्य बनने की मांग उठने लगी। इसके लिए सरकार ने इस बात को इंपॉर्टेंस देते हुए इन्होंने अलग से एक राज्य विभाग बनाया, जिसका काम था राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करना, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाएं तय की गई। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसने 1956 में एक अधिनियम पास किया और उसके अंतर्गत ये निश्चित कर दिया कि राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। उसका आधार भाषाई आधार पर बनाया गया और भाषा के आधार पर अन्य जो बिंदुओं को राज्य पुनर्गठन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी भारत के अंदर जो भी राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो, अन्यथा नहीं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा, एकता और क्षेत्रीय पहचान को सुनिश्चित करना था। इसके बाद भी पुनर्गठन की मांगें जारी रही। भारत ने इसका सद्बुद्धि से इसका सामना किया। राज्य के पुनर्गठन की रूपरेखा। पहला, पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विविधता के कारण राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। इसको पूरा करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसने अपना एक 1956 में एक अधिनियम पास किया। इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। सेकंड है, धार्मिक व भाषाई आधार। राज्यों की मांग प्रस्तुत भाषाई आधार पर आधारित की थी। 1953 में आंध्र प्रदेश, पहला बार तेलुगु भाषाई आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, फैजल अली आयोग ने 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। नेक्स्ट है 1956 का अधिनियम। इसके तहत नए राज्य का गठन व सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। 6 है, आधुनिक पुनर्गठन। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया। इस तरह से हमने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया। अंतर्राज्यीय संबंध और पुनर्गठन की परिणामी समस्या क्या थी। पहला, सीमा विवाद, क्योंकि हमने राज्य तो भाषाई आधार पर बनाने शुरू तो किए, लेकिन सीमा विवाद, नए राज्यों की सीमाओं को लेकर विवाद जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा में उत्पन्न हो गए। दूसरा, जल विवाद, नदियों के जल बंटवारे को लेकर झगड़े, जैसे सिंधु जल विवाद, कावेरी जल विवाद जैसे जो विवाद थे वो आकर खड़े हो गए। तीसरा, संसाधनों का बंटवारा। राज्य की स्थापना के बाद खनिज, बिजली आदि संसाधनों की साझेदारी पर विवाद उत्पन्न हो गया। चौथा है, प्रशासनिक समन्वय की कमी। पुनर्गठन के बाद जब राज्य पुनर्गठन के बाद राज्यों की स्थापना की हुई, उसके बाद इनके पुनर्गठन के बाद समन्वय की समस्या उत्पन्न हुई, यानी सभी राज्यों के अंदर तालमेल बनाना एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। और राजनीतिक टकराव तेजी से उत्पन्न होने लगा। विभिन्न पार्टियों की सरकारें होने पर सहयोग में कमी आती है। नागरिक पहचान और स्थानांतरण, स्थानीय बनाम भारी का मुद्दा उभरता है, जिससे राज्य पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगती है। इस तरह से हमारा ये राज्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर 2 शॉर्ट टिप्पणी है, भारत में चुनाव सुधार, और दूसरा अलग क्वेश्चन है जो कि हम भारतीय क्षेत्रीय विषमता के बारे में बात करेंगे।
भारत में चुनाव सुधार क्या है? भारत में चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। आपको पता ही है भारत के अंदर जो लोकतंत्र स्थापित है वो चुनाव के माध्यम से। भारत में जो भी सरकार बनती है वो सब चुनाव के माध्यम से बनती है। हमारे पास चुनाव आयोग देश के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी संसद, विधानसभा, पंचायतों के चुनाव कराता है। इसलिए भारत में चुनाव जो है लोकतंत्र की आधारशिला है। लेकिन समय के साथ चुनावी प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आई, जैसे धनबल, बहुबल, फर्जी वोटिंग जैसी आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की भागीदारी और चुनावी पारदर्शिता की कमी। इन सारी समस्याओं का सामना हमारे चुनाव ने करा। इन सुधार के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर अपनी सुधार को भी कायम रखा। इन समस्याओं से निपटने के लिए चुनाव सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। चुनाव आयोग ने अनेक सुधार किए, जैसा कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया, मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया, चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू किया गया। जैसे जो बदलाव थे ये चुनाव सुधार के लिए किए गए। हाल ही के वर्षों में वीवीपीपीएट, जैसे कि हम वोटिंग मशीन के बाद जो एक पर्ची निकलती है उसका भी इस्तेमाल तकनीक को अपनाया, जिससे वोटिंग की पारदर्शिता और विश्वास बढ़ा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने यानी एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव भी दिया गया है, क्योंकि देश के अंदर चुनाव समय समय पर सालों साल होते रहते हैं, जिससे हमारा चुनाव खर्च बढ़ता है। इस चुनाव खर्च को नियंत्रित करने के लिए एक पूरे देश के अंदर एक देश एक चुनाव की व्यवस्था का सुझाव चुनाव आयोग ने सरकार के सामने रखा और सरकार इसके जो प्रोसेस में है ताकि खर्च और समय की बचत हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में मतदाताओं को सूचना देने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं भारत में क्षेत्रीय विषमता के बारे में। भारत में क्षेत्रीय विषमता, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपना विकास करते हैं। किसी क्षेत्र का विकास होता है, किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता, जिससे क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिलता है। भारत में क्षेत्रीय विषमता उन असमानताओं को दर्शाती है जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विकास में देखी जाती है। कुछ क्षेत्र तीव्र विकास करते हैं जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़ कर रह जाते हैं। अंततः भारत में क्षेत्रीय विषमता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है ऐतिहासिक उपेक्षा। कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन और स्वायत्ता के बाद पर्याप्त निवेश नहीं मिला, जिसके कारण ये क्षेत्र थे वो पिछड़ गए। दूसरा है भौगोलिक कारक। दुर्गम क्षेत्र जैसे उत्तर पूर्व हिमालय राज्य विकास में पिछड़ गए, क्योंकि ऐसी जगह पर उत्तर पूर्वी जो हिमालय है वहाँ तक विकास की जो सेवाएं, विकास की योजनाएं नहीं पहुँच पाई हैं, इसलिए यहाँ पर ये भौगोलिक कारक से भी पिछड़ चुके हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। औद्योगिक असमानता। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य औद्योगिक रूप से आगे निकल गए, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात जो है ये समुद्र के किनारे और यहाँ पर आसानी से हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ स्थापित की, जिसके कारण ये औद्योगिकरण के कारण आगे बहुत पहुँच गए और इनका विकास हो रहा है। जबकि कुछ बिहार, झारखंड जैसे राज्य हैं वो विकास के पीछे रहे, जिससे क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा मिला है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। अधिकतर राज्यों में कृषि पर निर्भरता, जिससे आर्थिक अस्थिरता मिली। कृषि पर आधारित जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य अपनी नई टेक्नोलॉजी और आर्थिक संपन्नता की वजह से वो विकसित हो चुके हैं। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर विकास नहीं कर पाए। नीतिगत संतुलन। योजना और संसाधनों का असमान वितरण ने विषमता बढ़ाई। किसी राज्य के पास संसाधन ज़्यादा हो या किस राज्य पर संसाधन कम है, इन संसाधनों ने भी यहाँ पर आर्थिक क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा दिया। इसके परिणाम क्या निकले, जैसे कि प्रवास। क्षेत्रीय विषमता की वजह से प्रवास यानी माइग्रेशन को बढ़ावा मिला। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शहरी व विकसित क्षेत्रों की ओर पलायन करें, नौकरियों के लिए। विकास विरोधी आंदोलन। क्षेत्रीय असंतोष के, अलगाववादी और आत्मनिर्भरता की मांग की वजह से भी लोगों ने पलायन करा। और राजनीतिक अस्थिरता। आर्थिक असमानता से राजनीतिक तनाव, असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये बहुत बड़े परिणाम निकले। तो हमने ये बात करी क्षेत्रीय विषमता के बारे में। ये हमने MPSC 008 भारत में राज्य की राजनीति का क्वेश्चन पेपर का पहला खंड को हमने क्लियर किया। इसके सेकंड पार्ट में हम भाग सेकंड को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए भाग की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।